हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन संजय पांडे क्लासेस। तो आज हम बच्चों मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स का लेक्चर नंबर 2। माय नेम इज शैलेंद्र द्विवेदी, इट इज़ फिजिक्स। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने बहुत कुछ सारी बातें की थी और लेक्चर नंबर 1 में हम जैसे कि आपसे एक बार 2 मिनट के लिए रिवीजन करना चाहेंगे। यहाँ पर बेसिकली हम लोग इलास्टिक बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? इलास्टिक बॉडी। इलास्टिक क्या होती है? जैसे कोई बॉडी को हमने स्ट्रेच किया और स्ट्रेच करने में अगर हम उसे छोड़ देते हैं तो फिर से वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाए, मतलब रीगेन कर ले, तो ऐसी बॉडी को हम लोग क्या कहेंगे? इलास्टिक बॉडी। ठीक है ना। और इस पर हुक ने अपना एक लॉ भी दिया है कि अगर अंडर लिमिट इलास्टिसिटी हो, मतलब कि अब उसके लिए जानना पड़ेगा आपको कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेस का मतलब फोर्स अपॉन एरिया। कोई बॉडी अपने आप रिगेन कैसे हो जाती है? क्योंकि उसमें एक फोर्स सेटअप होता है, उसका नाम है रेस्टोरिंग फोर्स। क्या सेटअप होता है? रेस्टोरिंग फोर्स। और रेस्टोरिंग फोर्स क्या करता है? बॉडी को रीस्टोर करता है। मतलब अगर उसके शेप और साइज में चेंजेस हुआ है तो फिर से वो रीस्टोर कर लेगा। ठीक है ना। तो उसे रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। ये रेस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर होता है? जैसे किसी बॉडी को हम स्ट्रेच कर रहे हैं ऐसे ऐसे, तो जैसे जैसे आप स्ट्रेच करोगे, जितना फोर्स आप इंक्रीज करते जाओगे, आप स्ट्रेच करते जाओगे, उसमें रेस्टोरिंग फोर्स सेटअप होता जाएगा। मान लीजिए खींच करके हमने यहाँ पर रोक दिया, अब तो इस समय जितना फोर्स होगा उतना ही उसमें रेस्टोरिंग फोर्स सेटअप हो चुका है। और जैसे आप छोड़ोगे उसी फोर्स से वो जल्दी से रीगेन कर लेगा, रिकवर कर लेगा। क्लियर? उतने ही फोर्स से। इसे हम लोग कहते हैं रेस्टोरिंग फोर्स। और ये यूनिट एरिया में कितना अप्लाई हो रहा है? यूनिट मतलब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, और इसके यूनिट एरिया में कितना रेस्टोरिंग फोर्स अप्लाई हो रहा है, वही होता है स्ट्रेस। वो क्या होता है? स्ट्रेस। क्लियर? तो स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। और स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब यहाँ पे ये है लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, एरिया, वॉल्यूम से। अगर ऊपर लेंथ में चेंजेस आ रहा है तो नीचे क्या रहेगा? ओरिजिनल लेंथ रहेगा। मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, लाइक दिस। है ना। तो ये सब क्या है? स्ट्रेन होता है। और हुक ने कहा है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इक्वल करेंगे प्रोपोर्शनल को, एक कांस्टेंट लेते हैं E, और इसे हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं? हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। और ये 3 टाइप्स का होता है: यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस। ये 3 चीजें होती हैं। तो आज हम पहला पढ़ेंगे कौन सा? यंग्स मॉडुलस, कोएफिशिएंट ऑफ यंग मॉडुलस। ठीक है ना। तो आज के इस लेक्चर में कॉपी पेन निकाल लीजिए। हम लोग सीखने जा रहे हैं कौन सा? फर्स्ट नंबर, कोएफिशिएंट ऑफ यंग्स मॉड्यूलस। ठीक है। तो ये हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ यंग मॉडुलस ये सीखेंगे। तो क्या होता है यंग मॉडुलस? जैसे मान लीजिए आपके पास कोई वायर है रबर का। किसका वायर है? रबर का वायर है। ये मान लीजिए इतना बड़ा सा है। ठीक है।
ये वायर है रबर का, ठीक है, और इसे आपने क्या किया है, एक रिजिड सपोर्ट से ऐसे बांध दिया है। ये रिजिड सपोर्ट है, ठीक है, आपने बांध रखा है और आपने क्या किया, इस पर एक वेट लटका दिया। क्या लटका दिया भाई, ये रबर का वायर है, इसकी अपनी कुछ लेंथ होगी, तो इसकी लेंथ क्या मान लेते हैं हम, इसके लेंथ हम मान लेते हैं यहां से, ये जो लेंथ है वो इनिशियल लेंथ है, ये लेंथ क्या है इसकी, इनिशियल लेंथ है, और इस लेंथ को हमने कहा L। क्या कहा, L। इसकी लेंथ L है। मैंने इस ब्लॉक को, मतलब एक ब्लॉक उठाया मैंने, है ना, ब्लॉक, और इससे हमने लटका दिया यहां पे, ठीक है, ये ब्लॉक है जिसका मास m मास का ब्लॉक है, इससे फ्रीली सस्पेंड कर दिया गया है। जैसे लटकाएंगे वो क्या होगा, थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, वेट है, तो ये थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया इतना, ठीक है, इतना ये स्ट्रेच हो गया। ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो कितना स्ट्रेच हो गया, वो ये स्ट्रेच हुआ है, कितना, वेरी स्मॉल डेल्टा L, इतना स्ट्रेच हो गया है। क्लियर, इतना स्ट्रेच हो गया है। स्ट्रेच क्यों हुआ, क्योंकि इस पर एक फोर्स लगा, इस पर एक फोर्स लगा नीचे की तरफ, mg, ठीक है, mg एक फोर्स लगा नीचे की तरफ, और इससे क्या होगा, ये स्ट्रेच हो गया। जैसे इस ब्लॉक को अगर आप हटाओगे, इसी mg फोर्स से ये ऊपर जाएगा, और जितना था शेप में वैसा ही हो जाएगा। बोलो क्लियर है भाई, ये रेस्टोर कर लेगा ना। तो मैंने क्या बोला, रेस्टोरिंग फोर्स कितना होगा, जितना आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे उसी के बराबर उसमें रेस्टोरिंग फोर्स सेटअप हो जाता है, और जैसे आप अपना फोर्स हटाओगे वैसे उतने ही फोर्स से वो रिकवर कर लेता है। क्लियर, तो इसमें रेस्टोरिंग फोर्स किधर होगा, ऊपर की तरफ। तो मैं रेस्टोरिंग फोर्स को भी दिखा दे रहा हूं यहाँ पे। रेस्टोरिंग फोर्स हमारा किधर होगा, वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, ये है आपका रेस्टोरिंग फोर्स F। ये क्या है, रेस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, वो ऊपर की तरफ है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। बोलो क्लियर है, तभी तो रिकवर करेगा। तो जो यंग मॉडुलस का फार्मूला होता है वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यहां कौन सा स्ट्रेस लेंगे, इस लंबाई में अगर इंक्रीमेंट हो रहा हो, इंक्रीज हो रहा है, तो लॉन्गिट्यूडनल बनता है, पढ़ाए थे पिछले लेक्चर में। अगर लेंथ इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है तो वो क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है। इसमें लेंथ इंक्रीज कर रहा है, तो यंग मॉडुलस को डिनोट करते हैं Y से, और ये होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन में करस्पॉन्डिंग में क्या रहेगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन ये रहेगा, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, फोर्स अपॉन एरिया से। किससे निकालते हैं, फोर्स अपॉन एरिया से, और ये निकालेंगे चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, मतलब डेल्टा L बाई L,
L जब मल्टीप्लाई यहाँ होगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो y आएगा F इंटू एल अपॉन ए डेल्टा L। ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एफ एल बाई ए डेल्टा एल। तो ध्यान दो, y किस पर डिपेंड करता है, यहाँ पे फोर्स पे डायरेक्टली डिपेंड। ये L क्या है, कांस्टेंट है। लेंथ क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एरिया भी जो है कांस्टेंट है, लेकिन y किस पर डिपेंड करता है, F पे और डेल्टा L पे। इस पर डायरेक्टली डिपेंड है और इस पर इनवर्सली डिपेंड है। हाँ, अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, कम होगा, और ये कम है तो ये ज़्यादा होगा। और y डिपेंड करता है मेनली F पे। F का मतलब रेस्टोरिंग फोर्स। ये रेस्टोरिंग फोर्स जितना ज़्यादा रहेगा, मतलब रिस्टोर करने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, वो उतना ही अच्छा इलास्टिक बॉडी होगा। सही बात है ना, ये आप जानते हो भाई। कोई बॉडी जितना ज़्यादा स्टोर कर ले तो क्या कहोगी, ये बढ़िया इलास्टिक बॉडी है, यही कहोगे ना। और ये ज़्यादा है तो उसका यंग मॉडुलस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर। इसका मतलब कि यंग मॉडुलस जिसका ज़्यादा रहेगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इलास्टिक होगा। बोलो, एम आई राइट। ये बात समझ में आ रही है भाई। ये किस पर डिपेंड है, फोर्स पे डिपेंड है। और फोर्स किस पर डिपेंड है, नेचर पे। मतलब रेस्टोरिंग फोर्स जितना ज़्यादा उतना बढ़िया इलास्टिक, और फोर्स ज़्यादा तो ये ज़्यादा होगा, और ये ज़्यादा मतलब वही मोर इलास्टिक। क्लियर। तो यहाँ तक नोट कर लिए, नोट हो गया, जल्दी नोट करिए। और इसमें लिखना कि क्या लिखोगे नहीं मालूम। y प्रोपोर्शनल टू F मतलब रेस्टोरिंग फोर्स पे डिपेंड है। ये रेस्टोरिंग फोर्स, इट implies that for more elastic body y should be large, y should be large या y should be more। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट है। फॉर मोर इलास्टिक बॉडी y शुड बी मोर, y अधिक होना चाहिए। जितना ज़्यादा y रहेगा उतना ही वो ज़्यादा इलास्टिक होगा। वो तो सही है। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए आप सभी। चल नोट कर रही, डायग्राम बन गया है, बना लीजिए। तो ये जो आपका वेट है ना, ये वेट आपका एक्सटर्नल फोर्स है। क्या है, एक्सटर्नल फोर्स। तो यहाँ F के प्लेस पे क्या रख सकते हैं आप, mg रख सकते हो, है ना। तो बिकॉज F इज इक्वल टू mg, यहाँ रेस्टोरिंग फोर्स और उसका जो एक्सटर्नल फोर्स है वो इक्वल होगा। तो y इक्वल टू हमें मिल जाएगा बाई इक्वेशन फर्स्ट, y इक्वल टू mgl बाई एरिया इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिए, y इक्वल टू mgl बाई पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। ठीक है। अब इसी में हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन का एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, जिसे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कहते हैं। क्या कहते हैं, क्योंकि वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन पूरी तरह से नहीं होता। जैसे कहा ना कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो क्या ये सच में ग्राफ इसका स्ट्रेट लाइन हमेशा रहेगा? ऐसा नहीं है भाई। आप खींचते जाओगे तनता जाएगा, तनता कहीं ना कहीं टूट जाएगा ना वो। तो
तो स्ट्रेट लाइन हमेशा तो रहेगा नहीं, कितना 1% रहेगा मुश्किल मैक्सिमम। तो इसी में पैराग्राफ चेंज कर लिखिएगा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज गिवन बाई इधर हमने लिया स्ट्रेस, क्या लिया स्ट्रेस, और इस साइड हमने लिया स्ट्रेन। तो जो ग्राफ होगा ना हमारा, वो ग्राफ कैसा होगा, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, कुछ यूं रहेगा ऐसा, ठीक है। ये पॉइंट हमने ए कहा, ओ ए। तो जो ये पॉइंट है ना, यहां तक प्रोपोर्शनल लिमिट है, ये है प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है। इसके बाद ग्राफ थोड़ा सा हमारा कुछ यूं हो जाएगा, इसको मैंने कहा पॉइंट बी, ठीक है। अब ध्यान दो, यहां से लेकर के जो ये है पूरा यहां तक, ये आपका क्या है, इलास्टिक बिहेवियर है। क्या है ये, इलास्टिक बिहेवियर, और ये 1% 2% रहता है इलास्टिक बिहेवियर, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, और इस पॉइंट का नाम क्या देते हैं हम लोग, इस पॉइंट का नाम देते हैं यील्ड पॉइंट, YIELD, यील्ड पॉइंट, या इसी को इलास्टिक लिमिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इलास्टिक लिमिट, क्लियर। इसके बाद जो ग्राफ हमारा जाएगा, वो ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये पॉइंट है आपका सी। अब सी के बाद क्या होता है, प्लास्टिक बिहेवियर है। क्या है, हाँ, यहां से यहां तक पूरा ये पॉइंट है डी। ये है प्लास्टिक बिहेवियर, प्लास्टिक बिहेवियर। ये है पॉइंट ई, और ये है फ्रैक्चर पॉइंट या ब्रेकिंग पॉइंट, फ्रैक्चर लिख देते हैं, फ्रैक्चर पॉइंट। मतलब ये फ्रैक्चर कर जाएगा, मतलब टूट जाएगा, यहां से वायर खींचोगे तनता जाएगा, एक समय आएगा टूट जाएगा, क्लियर। ऐसे ग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, लेकिन स्ट्रेस हल्का सा लगाओगे स्ट्रेन ज़्यादा हो जाएगा, स्ट्रेस हल्का लगाया स्ट्रेन ज़्यादा हो गया, और एक टाइम आएगा कि हल्का सा भी स्ट्रेस लगा दोगे तो टूट जाएगा वो, ठीक है। ई तक पहुँचते पहुँचते ब्रेक कर जाएगा, ब्रेकिंग पॉइंट कह लीजिए या फ्रैक्चर पॉइंट कह लीजिए। इसे बोलते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। क्या बोलते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है। बी तक इलास्टिक बिहेवियर है, ए तक प्रोपोर्शनल लिमिट है, बी इलास्टिक लिमिट है।
तो यहाँ तक स्ट्रेन में और यहाँ तक स्ट्रेस में इलास्टिक बिहेवियर प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, ग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखना। इससे न्यूमेरिकल भी बनते हैं, एनसीईआरटी सवाल दिए गए हैं, बढ़िया बढ़िया, है ना। ठीक है रे, चलो तो पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है, आपका ग्रेविटेशन छूट गया है, वीडियो लेक्चर अपलोड है, आप देख करके नोट्स बना लेना, सवाल सॉल्व करना। ठीक है, जब टाइम कभी मिलेगा तो एक्स्ट्रा क्लास लेकर रिवीजन कराएंगे, पहले सिलेबस कवर कर लेते हैं। ठीक है, ओके रे, चलो जो टाइम बचा रहेगा उसमें रिवीजन करा देंगे एनुअल एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अच्छे से आप मेहनत करिए फिजिक्स में। बन गया। ये हो गया, आगे बढ़े। चलिए तो ग्राफ इरेज करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि स्टील जो होता है और रबर में कौन ज़्यादा इलास्टिक होता है। स्टील प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ करोगे, तो हेडिंग लगा दो, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ 2 वायर ले रहे हैं, एक स्टील का, ये किसका है, स्टील का। ये एक वायर है, किसका है वायर, स्टील का। और इससे हमने क्या किया है, ऐसे वो कर दिया है ना, रिजिड सपोर्ट से बांध दिया है। इसका लेंथ कितना है, L है मान लेते हैं। एक स्टील वायर ले लिया हमने, एक और वायर लेने जा रहे हैं, वो है रबर वायर। कौन सा वायर, रबर वायर। दोनों की लेंथ क्या है, सेम है। ये वायर जो है किसका है, रबर का है। ठीक है, रबर का वायर है। इसको भी मैंने क्या किया है,
एक रिजिड सपोर्ट से क्या किया है, इसको भी बांध रखा है। दोनों की लेंथ क्या है, सेम है। दोनों की लेंथ क्या है, सेम है। इसका लेंथ L है, इसका भी लेंथ L है। क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कितना है, इसका A है, इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया A ही। ठीक है, ये है स्टील का, ये है रबर का। बताइए दोनों में से कौन ज़्यादा इलास्टिक है, तो आप कहोगे स्टील। इस बात को प्रूफ किया जाए तो कैसे प्रूफ किया जाएगा, तो हम क्या करेंगे, दोनों से, हाँ दोनों से क्या करेंगे, एक एक ब्लॉक लटकाएंगे, है ना, इक्वल वेट का, इक्वल मास कह लीजिए, इक्वल मास का एक एक ब्लॉक हम क्या करेंगे, लटकाएंगे। इससे भी क्या करेंगे, हम लटका देंगे। ब्लॉक सेम मास का, ठीक है, ब्लॉक हमने लटका रखा है। होगा क्या इसमें, ब्लॉक लटकाने से कौन ज्यादा स्ट्रेच होगा, रबर ज्यादा स्ट्रेच होगा, एम आई राइट। स्टील, दोनों का मास सेम है, ये देखो दोनों का मास क्या सेम है, तो वेट क्या है, नीचे नीचे वेट यहाँ पे है, इन दोनों का वेट, इसका भी वेट वही है, तो वेट दोनों पर सेम है, mg mg। स्टील रबर कौन ज्यादा स्ट्रेच करेगा, जल्दी बोलो, तो अगर रबर ज्यादा स्ट्रेच करेगा ना, बोलो, नहीं पता, एक स्टील वायर है, एक रबर वायर है, कौन ज्यादा स्ट्रेच करेगा, रबर, सिंपल सा है। तो ये थोड़ा सा स्ट्रेच किया, मान लो ये थोड़ा सा स्ट्रेच किया, इतना सा, कितना स्ट्रेच किया, इसे हम मान लेते हैं डेल्टा LS, स्टील के लिए LS मान लेते हैं, ठीक। ये ज्यादा स्ट्रेच करेगा, करीब इतना ज्यादा, ये स्ट्रेच किया हमने, डेल्टा LR कह दिया इसको, क्या कह दिया, डेल्टा LR। तो इसका और इसका भी क्या होगा, अपना अपना यंग मॉडुलस होगा, बोलो, इसका यंग मॉडुलस कितना मान लेते हैं, इसका यंग मॉडुलस YS और इसका YR। तो YS कितना होगा, जल्दी बताओ, mgl बाई पाई R स्क्वायर डेल्टा LS, बोलो सही है, उसी फार्मूले से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड ये फॉर स्टील के लिए है, फॉर स्टील, एंड फॉर रबर, रबर के लिए क्या करेंगे हम, YR निकालेंगे, mg कैपिटल L पाई R स्क्वायर डेल्टा LR, इक्वेशन नंबर सेकेंड। आपस में डिवाइड कर देंगे, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकेंड, YS अपॉन YR,
वाई एस अपॉन वाई आर इज इक्वल टू एम जी एल से एम जी एल कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा एल आर कहाँ जाएगा सबसे ऊपर, और पाई आर स्क्वायर भी कैंसिल, तो आएगा डेल्टा एल आर अपॉन डेल्टा एल एस। बोलो सही है। इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? तो पहले यहाँ तक फिगर ड्रॉ करके नोट कर लीजिए। तो यहाँ तक हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद अब हमें ये बताना है कि कौन ज़्यादा इलास्टिक है, प्रूफ करना है। तो अब ये बताइए, इसमें डेल्टा एल आर बड़ा है कि डेल्टा एल एस? आप कहोगे डेल्टा एल आर ज़्यादा है, बोलो। तो इस इक्वेशन में हम देख के बता रहे हैं, बिकॉज डेल्टा एल आर डेल्टा एल आर इज ग्रेटर देन डेल्टा एल एस। जब ये डेल्टा एल आर बड़ा है डेल्टा एल एस से, तो फ्रैक्शन में जो रेशियो है ये भी बड़ा होगा इससे। इट इम्प्लाइज दैट कि बाई इक्वेशन 3 वाई एस ग्रेटर देन वाई आर। बोलो सही है। तो जिसका यंग मॉडुलस ज़्यादा होगा वो क्या होगा, मोर इलास्टिक नहीं हो तो क्या होगा? प्रूफ हो गया ना। Hence proof steel is more elastic than rubber। दोनों बातें प्रूफ हो गई, क्लियर है। यही है यंग मॉडुलस के बारे में, और अधिकतर सवाल इसी पर बनता है। यंग मॉडुलस बनता है, और नहीं तो कभी कभी बनता है तो बल्क मॉडुलस बन जाता है। तो इसके बाद अब हेडिंग रहेगी बल्क मॉडुलस, सेकंड नंबर हो गया। लास्ट में लिखना हेंस प्रूफ स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, क्योंकि उसका यंग मॉडुलस ज़्यादा है। ठीक है ना। तो यंग मॉडुलस जिसका ज़्यादा वो ज़्यादा इलास्टिक। ठीक है। हेडिंग रहेगा सेकंड वाला बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस ये, इसको हम डिनोट करते हैं बी से। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल बी या के से, और ये होता है कॉम्प्रेशनल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, है ना। कॉम्प्रेशनल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। क्लियर। अब ये कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम एक डायग्राम आपको दिखा रहे हैं। ये देखो, मान लो एक क्या है, क्यूब है। क्या है, क्यूब। आपने क्या किया, इस पर फोर्स अप्लाई किया। इसका एरिया कितना है, ए। आपने एक फोर्स इधर अप्लाई किया, एक फोर्स आपने ऐसे अप्लाई किया, एक फोर्स ऐसे अप्लाई किया, और एक फोर्स ऐसे अप्लाई किया आपने, है ना, और एक फोर्स ऐसे अप्लाई हो रहा है। ऐसे।
तो चारों तरफ से फोर्स अप्लाई हो रहा है ना, तो क्या होगा, ये ब्लॉक चारों तरफ से कंप्रेस हो जाएगा। इसका इनिशियल वॉल्यूम हमने कितना मान लिया, वॉल्यूम V है। जब ये कंप्रेस हुआ तो इसका जो वॉल्यूम है वो कुछ ऐसा हो गया, घट गया वॉल्यूम इसका, ठीक है। बोलो वॉल्यूम घटा कि नहीं घटा, वॉल्यूम घट गया है ना, वॉल्यूम घटा कि नहीं घटा, घट गया। तो वॉल्यूम में चेंजेस आया, इसे वॉल्यूम घटा। तो जो ये प्रेशर, ये फोर्स अप्लाई हो रहा है कॉम्प्रेशनल, ये प्रेशर अप्लाई हो रहा है, तो हम इसे कॉम्प्रेशनल स्ट्रेस को क्या लिखेंगे, प्रेशर। क्या लिखेंगे, हाँ, बिकॉज कॉम्प्रेशनल स्ट्रेस, कॉम्प्रेशनल स्ट्रेस इक्वल टू प्रेशर। क्या होता है, प्रेशर, और इसे हम डिनोट करेंगे किससे, P से। एंड वॉल्यूम स्ट्रेन कितना होगा, वॉल्यूम स्ट्रेन ये होगा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, यही होगा। घटा है वॉल्यूम तो इसको माइनस लगा देंगे। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट बल्क मॉडुलस कितना आएगा, प्रेशर बाई माइनस डेल्टा V अपॉन V। ये मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो B कितना आ जाएगा हमारा, माइनस P इंटू V बाई डेल्टा V। बट न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय माइनस छोड़ देते हैं, क्लियर। न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय नेगेटिव साइन क्या बताता है कि उसका वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। तो यही है आपका बल्क मॉडुलस, नोट कर लीजिए इसको। तो ये था बल्क मॉडुलस आपका, है ना। और अब हम इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे। इसमें एक क्वांटिटी होती है कॉम्प्रेसिबिलिटी, तो पैराग्राफ चेंज कर लिखिए, कॉम्प्रेसिबिलिटी। और ये होता है 1 अपॉन बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस के रेसिप्रोकल को हम लोग कहते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी। क्या कहते हैं, कॉम्प्रेसिबिलिटी। और कॉम्प्रेसिबिलिटी जब भी निकालेंगे कॉम्प्रेसिबिलिटी, बल्क मॉडुलस क्या होता है, PV बाई डेल्टा V। ये जाएगा ऊपर, तो फाइनली आएगा डेल्टा V अपॉन P इंटू V। और ये क्या है आपका, वॉल्यूम स्ट्रेन है एक तरह से। एबिलिटी, ठीक है। ये क्या है आपका, वॉल्यूम स्ट्रेन। तो वॉल्यूम स्ट्रेन अपॉन प्रेशर को हम लोग कहेंगे क्या, कॉम्प्रेसिबिलिटी। नोट कर लीजिए इसे भी। ये हो गया आपका बल्क मॉडुलस। अब हम चलेंगे शियर मॉडुलस पे, मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पर। तो जल्दी से इसे नोट करिए। हो गया, ठीक है। हेडिंग डाल दिए 3rd नंबर वाला, क्या है आपका, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, या इसी को शियर मॉडुलस कहते हैं, मॉडुलस। और ये होता है ईटा, इसका सिंबल है। ईटा इक्वल टू क्या होता है, टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन टेंजेंशियल स्ट्रेन। क्या होता है,
टेंजेंशियल स्ट्रेन। कैसे निकालते हैं इसे ईटा को? ये फोर्स अपॉन एरिया ने हो जाएगा और ये tan थीटा। ईटा आएगा F अपॉन ए tan थीटा। ये फार्मूला होता है ईटा का। और अगर आपको 3D में देखना है तो आज 3D देख लीजिए। देखो ये है एक आपका क्यूब या क्यूबॉइड सरफेस, ठीक है। इसमें टेंजेंशियल स्ट्रेस कैसे निकालेंगे? तो टेंजेंशियल स्ट्रेस के लिए आपको टेंजेंशियल फोर्स चाहिए और एरिया चाहिए। तो टेंजेंशियल फोर्स कैसे अप्लाई करते हैं आप सबको पता होगा। ऐसे ये टेंजेंशियल फोर्स ऐसे अप्लाई हुआ, ठीक है। ये टेंजेंशियल फोर्स है F। ये थोड़ी सी बॉडी क्या हो गई, शिफ्ट हो गई, है ना। थोड़ी सी क्या हो गई, शिफ्ट हो गई। कुछ इस तरीके से जो थोड़ी सी शिफ्ट हो गई ऐसे, कुछ ऐसे। ठीक है। और इधर से भी थोड़ा शिफ्ट हो जाएगी, ऐसे। कुछ यूं शिफ्ट हो जाएगी ऐसे, है ना, ऐसे। ये क्यूब है मान लेते हैं, थोड़ी सी क्या हो गई, शिफ्ट हो गई, है ना। और इसका एरिया जो है वो एरिया, ये वाला एरिया वो कितना है, एरिया ए है। और कितना ये स्ट्रेंड हुआ, वो ये एंगल है आपका, यही एंगल थीटा है भाई। ये सब लेंथ कितना है, एल है। ये भी लेंथ कितना है, एल है। ये भी लेंथ कितना है, एल है। ये 90 डिग्री, ये कितना है आपका, डेल्टा एल। tan थीटा निकाल लेंगे, क्लियर, नोट कर लीजिए। तो tan थीटा मिल जाएगा ना आपका। तो tan थीटा फोर्स अपॉन एरिया करके ईटा भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। यही है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस। तो ये था आपका क्या, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। भाई रबर को हम स्ट्रेच करेंगे या किसी भी इलास्टिक बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, किसी बॉडी को कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे, इससे वॉल्यूम घटेगा, शियर स्ट्रेस लगाएंगे, है ना, तब भी क्या होगा, वो उसका शेप साइज क्या होगा, चेंज होगा। इन सब में होगा क्या आखिर, इन सब में हमें रेस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है। किसके अगेंस्ट, रेस्टोरिंग फोर्स। जब आप बिल्कुल स्ट्रेच नहीं किए रहते हैं तब उस समय रेस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। जब आप उसे खींचते खींचते चले जाएंगे, कहीं जाके रुकेंगे, उस समय फोर्स
मैक्सिमम अप्लाई हो चुका होता है आपका, और उतना ही रेस्टोरिंग फोर्स भी सेटअप हो चुका होता है। तो जीरो से धीरे धीरे क्या करता है, रेस्टोरिंग फोर्स इंक्रीज करेगा, एक फाइनल तक जाएगा, इंक्रीज होगा। तो जीरो से मैक्सिमम तक गया, मान लो एफ तक इंक्रीज किया, तो ईच पॉइंट पर एवरेज फोर्स कितना अप्लाई कर रहे हैं आप लोग, 0 प्लस एफ बाई 2, यानी एफ बाई 2 हर जगह क्या है, ईच पॉइंट मतलब इफेक्टिव या कह लीजिए एवरेज रेस्टोरिंग फोर्स है हर जगह। ईच पॉइंट पे कितना फोर्स है एवरेज, हाँ एफ बाई 2, 0 प्लस एफ बाई 2। और इसी फोर्स से क्या कर रहे हैं आप, उस रबर वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं। तो मान लिया कितना स्ट्रेच किया आपने, डेल्टा एल स्ट्रेच किया, कितना स्ट्रेच किया, डेल्टा एल। क्या हम वर्क निकाल सकते हैं, तो वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यही वर्क हमारा क्या होगा, उस वायर के स्ट्रेच या कंप्रेस्ड होने में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड रहेगा, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं क्या, हम लिख सकते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इन स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग, स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग। यही हम वर्क डन निकाल लें, दैट इज यू इक्वल टू W, because restoring force increases from 0 to F तक क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो एवरेज फोर्स कितना होगा, एवरेज फोर्स 0 प्लस एफ बाई 2 बराबर एफ बाई 2। इतना फोर्स सब जगह रहेगा, है ना। और इसी फोर्स की अगेंस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, और वही वर्क क्या हो जाएगा, वही वर्क इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड रहेगा। क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि W इज इक्वल टू एवरेज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होगा। तो वायर जितना स्ट्रेच होगा वही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब F बाई 2 इंटू डेल्टा एल, यही है W। इक्वेशन नंबर सेकेंड, नोट करिए यहां तक। यह है इक्वेशन नंबर 2। W कितना आया, F बाई 2 इंटू डेल्टा एल, ठीक है। इक्वेशन सेकेंड। अब यही वर्क डन हमारा क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। नोट कर लिया सेकेंड तक। सेकेंड तक हो गया रिचल। लिखना, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। So by equation first and second, U is equal to F by 2 डेल्टा L, और इसे हम लिख सकते हैं कैसे, 1 by 2 फोर्स अपॉन एरिया इंटू डेल्टा L by L इंटू AL। This work done is stored in the form of potential energy. So by equation first and second, U आएगा F by 2 AL डेल्टा L। हम क्या करेंगे, AL से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, हाँ, जैसे मान लो कोई वायर है आपके पास, अब ये वायर है ना, ये वायर है,
ये वायर है, ठीक है, और अपने इसे क्या किया है, स्ट्रेच किया है, तो ये स्ट्रेच हुआ है और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था वो कितना है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है A, ठीक है। इसका लेंथ कितना है L और ये है आपका डेल्टा L, ठीक है। रेस्टोरिंग फोर्स किधर है आपका, F इधर है। तो फोर्स अपॉन एरिया को हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रेस, बिकॉज स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ। तो वहाँ क्या सब लिख देंगे, ये सब लिख देंगे। तो एनर्जी कितनी आएगी, 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम, ठीक है। ये मेन फार्मूला है आपका। एक क्वेश्चन नंबर बना दीजिए इसको, 3rd, ठीक है। नोट करिए यहां तक। U इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, U 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे हम। अब एनर्जी डेंसिटी क्या होती है ये निकाल लेते हैं। पैराग्राफ चेंज कर लिखिए। ये हो गया तक बेटा, रेचल नोट कर लेना। नोट करिए इसको। तो ये है एनर्जी। अब हम बात करेंगे एनर्जी डेंसिटी की। किसकी बात करेंगे, एनर्जी डेंसिटी की। तो हेडिंग लगा दीजिए एनर्जी डेंसिटी, और हम यहाँ लिखने जा रहे हैं एनर्जी डेंसिटी क्या होती है। तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, जहाँ भी डेंसिटी की बात आ जाएगी, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। और इसे हम लोग डिनोट करेंगे UD से। ये U बाई वॉल्यूम। इसको बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 4th। इसमें हम वैल्यू रखेंगे U की, तो 3rd एंड 4th। UD कितना जाएगा हमारा, 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, पूरे अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल। एनर्जी डेंसिटी कितना आएगा, 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ये फार्मूला होता है इक्वेशन नंबर 5th, ठीक है। नोट करिए इसको। एनर्जी डेंसिटी UD इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। और मैंने आपको पढ़ाया है यंग मॉडुलस Y इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। बोलो पढ़ा है ना, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। तो यहाँ से क्या निकाल लें, स्ट्रेस निकाल लें। अगर यहाँ से स्ट्रेस निकालेंगे तो Y इंटू स्ट्रेन मिलेगा। इक्वेशन नंबर 6। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे स्ट्रेस के प्लेस पे, तो 5th एंड 6th। एनर्जी डेंसिटी आएगा 1/2, स्ट्रेस के प्लेस पे रखेंगे Y इंटू स्ट्रेन, तो Y इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्ट्रेन का स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है, ये एनर्जी डेंसिटी है। तो यूडी इक्वल टू 1/2 इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, ये एनर्जी डेंसिटी है। और वो जो इसके पहले पढ़ाए थे वो एनर्जी टोटल थी, टोटल एनर्जी थी वो, ठीक है ना। अब इसमें एक लास्ट हेडिंग बचा हुआ है, पॉइसन्स रेशियो। ठीक है, हाँ बस अभी 1 मिनट काम है बस, ठीक है ना। पॉइसन्स रेशियो, फिर कुछ न्यूमेरिकल्स कराना है इसमें। हो गया, इरेज कर दें, हेडिंग डाल दीजिए पॉइसन्स रेशियो। पॉइसन्स रेशियो, और पॉइसन्स रेशियो का जो सिंबल है वो है सिग्मा। इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा, ये सिग्मा लेटर है। सिग्मा इज इक्वल टू होता है लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ये दो स्ट्रेन का रेशियो होता है बच्चों, कितने स्ट्रेन का? 2 स्ट्रेन का। जैसे मान लो कि यहाँ आपका ये एक वायर है, ठीक है, और जैसे कि आपने क्या किया है यहाँ पे, ये पतला हो गया, ये थोड़ा सा क्या हो गया, हाँ ये पतला हो गया थोड़ा सा। ये पतला हो गया, इसका डायमीटर कुछ और था पहले, इसका डायमीटर कितना था पहले, d। ये अब कितना बचा है, इस समय बचा है d माइनस डेल्टा d। लेंथ पहले कितना था, l था, इंक्रीज कितना हो गया, डेल्टा l। तो लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। तो यहाँ से सिग्मा निकालेंगे तो ये आएगा डेल्टा d अपॉन d, और ये होगा डेल्टा l बाई l। l जाएगा ऊपर और ये आएगा यहाँ पे, तो सिग्मा कितना मिलेगा, डेल्टा d अपॉन d इंटू l बाई डेल्टा l। ठीक है, तो फाइनली यही मिलेगा। ये है पॉइसन्स रेशियो, ठीक है। सिग्मा इक्वल टू डेल्टा d बाई d इंटू l बाई डेल्टा l। क्लियर है, मतलब होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, डायमीटर पहले क्या था, ज़्यादा था, जब आपने स्ट्रेच किया तो पतला हो जाएगा, है कि नहीं। अरे मोटा वायर था, खींचा तो क्या होगा, तन नहीं आएगा, पतला हो जाएगा। डायमीटर कम हो गया तो चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, ठीक, को हम लोग लेटरल स्ट्रेन कहेंगे।
और चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये हमने पढ़ाया भी है। दोनों के रेशियो को हम लोग कहते हैं पॉइसंस रेशियो। ठीक है, अब इसमें एक नोट मैं कराना चाहता हूँ, जैसे कि वाई के ईटा सिग्मा जो भी है, सिग्मा उमा जो सिग्मा ये है, इन सब में एक रिलेशन होता है। तो नोट लगा दीजिए, नोट। जैसे y इज इक्वल टू बात करें तो y इज इक्वल टू होता है 3k1 माइनस 2 सिग्मा। एक रिलेशन ये होता है, याद रखना। दूसरा y का एक और रिलेशन होता है, y इज इक्वल टू 2 ईटा के टर्म्स में होता है और 1 प्लस सिग्मा होता है। ठीक है, 1 प्लस सिग्मा। और ये तो y का हो गया। अब एक होता है सिग्मा का। सिग्मा का फार्मूला एक होता है 3k माइनस 2 ईटा अपॉन 6k प्लस 2 ईटा, इसको याद रखना आप लोग। और एक होता है 9 अपॉन यंग मॉडुलस y इज इक्वल टू 3 बाई ईटा प्लस 1 बाई के। यहाँ के क्या है, बल्क मॉडुलस है। के क्या है, हाँ सब याद रखना चीज़ें, ये अलग याद रखना, ये अलग याद रखना और ये एक साथ याद रखना। ठीक है, इसमें के क्या है, बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस को मैंने बताया था ना, के से भी डिनोट करते हैं। कभी कभी नीट के एग्ज़ाम में एमसीक्यू में पूछ लेता है कि रिलेशन बिटवीन वाई के एंड सिग्मा, तो वाई के सिग्मा में आप याद रखेंगे ये वाला, और वाई ईटा सिग्मा में ये वाला याद रखेंगे। सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी के ईटा के टर्म्स में, तो ये हो जाएगी सिग्मा की वैल्यू। ठीक है, ईटा वाई और के टर्म्स में पूछना है तो 9/y ये हो जाएगा। तो इनमें से चारों में से कोई एक ऑप्शन में आपको दिया रहेगा और उसी एक ऑप्शन को आपको टिक करना होता है। तो ये एक रिलेशन है, बीएससी की चीज़ें हैं ये, बीएससी में इसको प्रूफ किया जाता है। अब वो भी शायद बंद हो गया, उसमें भी एमसीक्यू हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो है हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का थ्योरी समाप्त होती है। सैटरडे को इसका न्यूमेरिकल करा देंगे आपको, ठीक है ना, क्लियर है। सैटरडे को आप लोग रहेंगे ना, हाँ, तो सैटरडे को इसका न्यूमेरिकल करा देंगे और ये चैप्टर हमारी तरफ से समाप्त होता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो आप लोग इसके नोट्स बना करके रेडी रखिए, रिवाइज करके आइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तब तक आप लोग पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।